नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र जाखड़। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि मेंस की आंसर राइटिंग में हमें ज्योग्राफी सेक्शन में किस प्रकार के क्वेश्चनों को हैंडल करना चाहिए और किस प्रकार आंसर राइटिंग करनी चाहिए। जैसा कि इस सीरीज में मैं लगातार आप लोगों के साथ में जो भी मैं आंसर राइटिंग करता हूं या काफ़ी एस्पिरेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं कि सिंपल छोटे छोटे पेड कोर्स में हम उनको आंसर राइटिंग करवाते हैं, उनमें से जो बेस्ट आंसर होते हैं या मॉडल आंसर होते हैं वो आप लोगों के साथ में साझा करता हूँ, ताकि आप जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जहाँ पे मैं अपने हैंड रिटन नोट्स वगैरह और काफ़ी अच्छी गुड कॉफ़ीज और मॉडल आंसर शेयर करता हूँ, ताकि जो एस्पिरेंट है गाँव में रहते हैं या मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब पैसे देकर कोचिंग या टेस्ट सीरीज नहीं कर सकते, तो फ्री में वो इन चीज़ का लाभ उठा सकें। और आपको इन चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा क्योंकि आपको वो व्यक्ति पढ़ा रहा है जो खुद 3 बार आईएएस इंटरव्यू दे चुका है हिंदी माध्यम से। और जैसा कि मेरे जीएस में स्कोर भी काफ़ी अच्छी स्कोर रहा है कि 416 स्कोर मेरे जीएस पेपर में आए हैं, मेंस के पेपर में। इस राइटिंग में मुझे 157 मार्क्स प्राप्त हुआ और इथिक्स में 126। और रही बात जीएस फेस्ट की, जहाँ पर ये ज्योग्राफी सेक्शन जो क्वेश्चन है उसमें 116 मार्क्स मुझे प्राप्त हो चुके हैं। तो आप देखना टॉपर्स की कॉपी, टॉपर्स की मार्कशीट देखना, उनको भी मतलब 115-20 मार्क्स प्राप्त होते हैं। तो मुझे भी जीएस फेस्ट पेपर में ज्योग्राफी जहाँ पे है उसमें 116 मार्क्स प्राप्त हुए हैं। तो जैसे कल मैंने ये लेसन डाला तो काफ़ी लोगों को कमेंट क्या थे कि सर क्या मतलब डायग्राम मैपिंग करनी चाहिए। दोस्तों, मेरा ये अनुभव है यूपीसी को लेकर, निश्चित रूप से करनी चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। मतलब यदि आप अपने क्वेश्चन में डायग्राम डालते हो तो आपको निश्चित रूप से आधा एक नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा औरों की बजाय जो जिन्होंने सिंपल तरीके से लिखने की कोशिश की है। क्योंकि डायग्राम के माध्यम से आप अपने विचारों को सही ढंग से प्रेजेंट करते हो, उसका बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। यार जब मुझे मिला है, जब मेरा 3-4 मेंस में से 3 बार इंटरव्यू कॉल हुआ हिंदी माध्यम से, अच्छे मार्क्स आ चुके हैं, 821 मार्क्स मेंस में मेरे आ चुके हैं। ठीक है, वो तो दुर्भाग्य से थोड़ा इंटरव्यू में स्कोर अच्छा नहीं रहा, नहीं तो अदरवाइज बहुत अच्छी मतलब रैंक भी उसमें लग जाती उस साल। तो मेरा जो अनुभव है आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा कि किस प्रकार आप मेंस की आंसर राइटिंग कर सकते हो और आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ ही मैं आपके साथ सूचना साझा करना चाहता हूँ कि जैसा कि मैं इथिक्स का एक और बैच, ये मानो कि लास्ट बैच ही होगा, इसके बाद में इथिक्स का कोई बैच नहीं आएगा क्योंकि आंसर राइटिंग ही करवानी है बाद में। तो मेरा एक इथिक्स इथिक्स का एक बैच आने वाला है, 7 दिन का ये बैच होगा जिसमें मैं फुल कोर्स कराऊंगा। अब लोगों को ये लगता है कि यार 7 दिन में इथिक्स कैसे पढ़ सकते हैं। दोस्तों, मेरे हिसाब से यूपीसी में 7 से 8 दिन से ज़्यादा आपको इथिक्स में देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इथिक्स का सिलेबस बहुत छोटा है, कोई डायनेमिक नहीं है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, फिक्स है कि आप सिलेबस की जो भी परिभाषाएं हैं उनको पढ़ लोगे, एग्जाम्पल ऐड कर लोगे, डायग्राम बना लोगे, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। जैसे लास्ट ईयर में अपना अनुभव बताऊँ तो मेरे पास 15 से 20 पेज का मैंने एक नोट्स बनाया था और मेरे 126 मार्क्स आए। तो मैंने इथिक्स में वैसे भी फ्री लेसन यूट्यूब पे तो पढ़ा दिया, आप सबको पता है कि यूट्यूब पर मेरा कोर्स पूरा फ्री में कौन कराता है यार, यूट्यूब पे फ्री में पूरी वीडियो कोई नहीं देता। मैंने इथिक्स का फ्री में पूरे वीडियो प्रोवाइड किए हैं। और जो मेरे नोट्स है इथिक्स के जो मैंने बनाए इस साल, 100 पेज की लगभग फाइल है, वैसी फाइल आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप चाहो तो कितनी बुक्स पढ़ के देख लेना, जो मैंने अपने नोट्स बनाए हैं 4 साल के मेंस के दौरान, उनको सबको ऐड करके नया अपडेट करके उसमें जो नोट्स बनाए हैं वैसे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो वो नोट्स भी आपके पास है। यदि आप मेरे आंसर राइटिंग सेशन नहीं करना चाहते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप है ना आराम से यूट्यूब के जो मेरे फ्री वाले लेसन है और मेरे नोट्स आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम का नाम है स्टडी आई विद धर्मेंद्र जाखड़, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो आपको फ़ायदा मिलने वाला है, कोई चिंता की बात नहीं कि आप कोर्स करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो। ये कोर्स उन लोगों के लिए किया है जिन्होंने मेरे यूट्यूब से वीडियो देख के फ्री वाले नोट्स पढ़े, अब उनको आंसर राइटिंग करनी थी। तो मैं आंसर राइटिंग हेल्प के लिए मैं यहाँ पे बहुत ही छोटा सा, मतलब 1500 रुपये फीस में 7 दिन 8 दिन में पूरा कोर्स भी साथ में कराऊंगा दोबारा से। मतलब पूरा सिलेबस हम करने वाले हैं। जैसे ही कोई टॉपिक पूरा होता है यूपीसी के क्वेश्चन में क्लास में लूँगा, उनको बताऊँगा कैसे मॉडल आंसर करना चाहिए। और बाद में घर के लिए मॉक टेस्ट दूंगा कि आप 3-4 क्वेश्चन घर पे दूंगा आपको लिखने के लिए, फिर आप मुझे सेंड करोगे, फिर मैं उनकी कॉपी चेक करूँगा। तो मैं जो भी मेरा ये पेड होता है ये कॉपी चेकिंग का सिस्टम का होता है कि मैं दिन भर 5 से 10 घंटे जब बच्चे मेरे साथ जुड़ते हैं उनकी कॉपियाँ चेक करता हूँ, उनको फीडबैक देता हूँ। फीडबैक कैसे देता हूँ, मेरा फीडबैक सिस्टम भी बहुत शानदार है कि जैसे आप किसी बड़ी कोचिंग का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, ठीक है, बड़ी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो आपने टेस्ट दिया तो 10 दिन के बाद आपकी कॉपी चेक हो जाएगी, आपको पता नहीं लगेगा आपने कब क्या लिखा था, भूल जाते हो। मेरा फीडबैक ऐसा होता है जैसे आज आपने लिखा तो मैं आज ही आपकी कॉपी आपको चेक करके वापस दूंगा और आपको फिर है ना ऑडियो फीडबैक दूंगा। और जहाँ पे आवश्यकता हुई तो कॉलिंग भी, फिर कॉल भी करना पड़ सकता है कि आपकी मतलब ज़्यादा कमियाँ हैं, ज़्यादा आपको सुधार की आवश्यकता है, तो वहाँ पे आपसे कन्वर्सेशन इस प्रकार भी होगा। बाकी ऑडियो फीडबैक होगा। आपकी कॉपी कैसे चेक करूँगा, मैंने बहुत सारी कॉपियाँ चेक करके अपने टेलीग्राम चैनल पे डाली, आप देख सकते हो। तो ये मेरा बताना चाहूँगा कि ये लास्ट इनिशिएटिव होगा, मतलब इथिक्स का जो कोर्स लेके आ रहा हूँ उसके बाद में कोर्स मुझे नहीं रहने। बाकी जैसे मैंने कहा ना GS3 वगैरह मैं यूट्यूब पे लेके आ रहा हूँ जल्दी, NCERT भी हम जल्दी से कवर करने वाले हैं। ये 1 महीना मैंने उन बच्चों को डेडिकेट किया है जो बच्चे मेरे यूट्यूब से सीख रहे थे, उन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज किया कि सर हमें आवश्यकता है आंसर राइटिंग की, कि प्रीलिम्स आगे बढ़ गया तो उनका फ़ायदा हुआ कि मैंने 1 महीने में उन बच्चों को क्या सिखाया। 1 महीने में मैंने इथिक्स का पूरा कोर्स करवाया, ऐसे राइटिंग का मैंने पूरा कोर्स करवाया, दोनों की शानदार तरीके से आंसर राइटिंग कर ली। और
उसके बाद में जैसे जीएस में मेरा ज्योग्राफी वाला सेक्शन अच्छा है कि मैं मैप और वर्ल्ड के मैप को, इंडिया के मैप को आंसर बहुत अच्छे से डालता हूँ, तो इसका इन बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। तो ये एक लास्ट इनिशिएटिव और शुरू कर रहे हैं 5-7 दिन के लिए। इसके बाद में एक एसे राइटिंग का एक और लाने की सोच रहे हैं, लेकिन वो डिमांड होगी तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो आप क्या कर सकते हो, मेरे ये फ़ोन नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं, इन पर टेलीग्राम या व्हाट्सअप करना यदि ज्वाइन करना हो तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की डिमांड पर। तो ये जो बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था, या आप लोगों के कमेंट में जो क्वेश्चन थे उनका मैंने जवाब देने की कोशिश की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट आ जाते हैं जिनको मैं वीडियो से फिर एड्रेस करता हूँ, क्योंकि लोगों के सवाल होते हैं कि सर आप ये जो आंसर राइटिंग कराते हो तो ऐसा पॉसिबल है। दोस्तों पॉसिबल हुआ है तभी तो मेरे हिंदी माध्यम में 821 मेंस में आए हैं, पॉसिबल हुआ है तभी तो मेरे ऐसे राइटिंग में 157 मार्क्स आए और इथिक्स में 126 आए, और जीएस के पेपर में देख लेना उठा के 80-90 एवरेज नंबर आते हैं मेरे, 116 आ चुके हैं हिंदी माध्यम में, 116 मार्क्स जीएस फेस्ट में आ चुके हैं। किस वजह से? ज्योग्राफी की ही वजह से। मैं मानता हूँ कि मेरी मैपिंग और इनकी जो यूज करने की टेक्निक है, जैसे हिस्ट्री का क्वेश्चन होगा, आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन होगा, मैं वहाँ पे इंडिया का, वर्ल्ड का मैप बना के कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करूँगा, उसका फ़ायदा मिलता है। जैसे आईआर का क्वेश्चन होगा तो उसमें भी मैं एक वर्ल्ड का मैप बनाऊंगा, उसको दिखाऊंगा, ठीक है, इसका फ़ायदा मिलता है। तो आज हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि नीली क्रांति को परिभाषित करते हुए भारत में मत्स्य पालन की समस्या और रणनीति पर चर्चा करना है। ये क्वेश्चन शायद 18 या 19 में देखना प्री में आ चुका है, सॉरी मेंस में आ चुका है। 250 वर्ड का क्वेश्चन है, कैसे हैंडल करना चाहिए। तो वही मैं बार बार बात करता हूँ, जैसे आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रहे हो, 3-4 लाइन का इंट्रोडक्शन आपका होना चाहिए, एकदम छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे नीली क्रांति मछुआरों किसानों की आर्थिक समृद्धि के साथ जैव सुरक्षा व पर्यावरण पहलुओं को ध्यान में रखते हुए संपोषणीय तरीके से मत्स्य उत्पादन के विकास पर केंद्रित है। ठीक है, बाद में एक डायग्राम बनाओ, अच्छा सा फ्लो चार्ट बनाओ। लोग कहते हैं कि सर आजकल ऐसा क्यों करते हैं, सभी करते हैं, कंपटीशन ऐसा हो गया है कि आप टॉपर्स की कॉपी देखना, इंग्लिश मीडियम वाले टॉपर्स की कॉपी देखना। मैंने जो अपनी आंसर राइटिंग में सुधार किया है ना, मैंने हिंदी मीडियम की कॉपी नहीं देखी है, इंग्लिश मीडियम की कॉपी देख के मैंने सुधार किया, और उसका बहुत फायदा मिलता है। क्योंकि यार जो जिनके मार्क्स आते हैं जीएस में, बहुत सारे ऐसे टॉपर हैं जिनके जीएस में बहुत ज़्यादा मार्क्स आते हैं, तो उनकी कॉपी देखोगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। वो प्राचीन जो परंपरागत हमारी पैराग्राफ चली थी ना हिंदी मीडियम में, वो नहीं चलेगी। मतलब मेरे हिसाब से इनोवेशन आपको करना पड़ेगा, आपको उस जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको मतलब अपने आप पर विश्वास दिखाना होगा कि जो भी मैं कर रहा हूँ उसका फ़ायदा मिलता है नहीं मिलता। यहाँ पे फ़ायदा इसलिए मिलेगा कि आपको जो सामने व्यक्ति बता रहा है ना, खुद बार बार मेंस पास कर चुका है, अच्छे मार्क्स ला चुका है, वो आपको ये सजेशन दे रहा है कि आपको ऐसा करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से, मेरी ओपिनियन ये है कि माननी चाहिए आपको ये बात। जैसे यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया तुरंत, मतलब इंट्रोडक्शन के बाद में नीली क्रांति आपको बताने की कोशिश की है कि नीली क्रांति को मैंने कई कंपोनेंट के साथ जोड़ दिया कि यहाँ से मत्स्य उत्पादन, मछुआरों की आय सुरक्षा, समता निर्माण, झींगा, महिला सशक्तिकरण, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं भी तो मछली पालन में लगी है या मत्स्य उत्पादन या उनके प्रोडक्ट में लगी है, तो वो भी आपको दिखाना चाहिए। मोती पालन से लेकर काफ़ी चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड करने की कोशिश की है। ठीक है, बाद में देखो क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्वेश्चन की डिमांड ये थी, सेकंड डिमांड, आप देखो क्वेश्चन को छोड़ना मत। नीली क्रांति को परिभाषित हमने कर दिया, डायग्राम बना दिया। आगे क्या है कि भारत में, जैसे आगे क्या दे रखा है, भारत में ये तो दे रखा है ना कि भारत में मत्स्य पालन, है ना, थोड़ा सा एक सेकंड एडजस्ट करते हैं, कि ये दे रखा है कि भारत में मत्स्य पालन का, ठीक है, मत्स्य पालन की समस्या। पहली तो डिमांड ये एड्रेस कर दी हमने, ठीक है। दूसरी डिमांड थी मत्स्य पालन की समस्या, और बाद में रणनीति और समाधान, इस पर चर्चा करनी है। ठीक है, आते हैं वापस। क्वेश्चन की डिमांड को यदि सही से एड्रेस करना है तो बार बार क्वेश्चन देखते रहना, नहीं तो स्किप हो जाएगा आपका मामला। ठीक है, तो इसको देखने की कोशिश करते हैं कि मत्स्य पालन से संबंधित समस्याएं क्या हैं। जैसे देश में मत्स्य पालन की क्षमता अधिक है परंतु इस्तेमाल कम होता है। जैसे हम जानते हैं कि हमारे जो इनलैंड वाटर बॉडीज़ है उसमें काफ़ी संभावनाएं हैं, लेकिन हम उसको सही से सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। जैसे इसमें डाटा भी दिया हुआ है, साथ में डाटा ऐड करना कि 40% क्षमता का ही अभी हम उपयोग कर पा रहे हैं, और खारे पानी की जितनी हमारी क्षमता है, जैसे डीप फिशिंग की जो क्षमता है, उसमें भी हम मात्र 15% क्षमता का ही उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा मत्स्य उत्पादन परंपरागत तरीके से किया जाता है। ये बात सत्य है कि हमारे देश में भी गरीबी, बेरोजगारी काफ़ी है। मछुआरे जो कम्युनिटीज होती है ना, मछुआरों की, वो वंचित वर्ग से आती है, तो उनके पास इतनी क्षमता नहीं होती कि वो आधुनिक तकनीकों को स्वीकार करके मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा या प्रोडक्शन कर पाए, है ना। तो ये चीज़ें भी एक समस्या बनती है। इसके अलावा आजकल देखो, आप जान रहे हो, चरम जलवायु घटनाएं हो रही है, कभी चक्रवात, सुनामी, काफ़ी बीमारियां आ रही है ना। जैसे अभी जो घटनाएं देखी जा रही है कोविड-19 में, कैसे मतलब हमारा जो मत्स्य उत्पादन के साथ साथ सारा मतलब जो भी हमारा उत्पादन है काफ़ी प्रभावित हुआ है। चक्रवात से भी काफ़ी मतलब कम्युनिटीज़ प्रभावित होती है, तो ये भी एक समस्या रहता है। दूसरी अलग बात आती है कि संस्थागत ऋण की समस्या। सही बात है कि मतलब कहीं न कहीं मतलब संस्थागत ऋण का अभाव होने से यदि मतलब मछुआरे सस्ता ऋण नहीं ले पाते हैं तो कैसे अच्छा प्रोडक्शन कर पाएंगे, कैसे अच्छी नाव वगैरह और जो तकनीकी वो पहुँच होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। मछुआरे के पास सूचना व क्षमता निर्माण का अभाव होता है। सही बात है। हमारी जलवायु कैसी है? हमारी जलवायु है उष्णकटिबंधीय जलवायु, और हम इक्वेटर के आसपास हैं, तो यहाँ का क्षेत्र में जैव विविधता ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे मछलियों की भी बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाएगी। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हम जानते हैं कि इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता होती है। जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं ध्रुव की ओर, जैव विविधता घटती है।
तो जैसे मछली उत्पादन करना सबसे अच्छा कहाँ रहेगा? सबसे अच्छा रहेगा 55-60 डिग्री के आसपास। जैसे आपने सुना भी होगा न्यू फाउंडलैंड, जहाँ पे डागर बैंक, ग्रेट बैंक, जो यूरोप वाले रीजन या यूएस वाले अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक का जो रीजन है, जहाँ पे गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती है, वहाँ पे विश्व की सबसे अच्छा मछली प्रोडक्शन होता है। क्यों होता है? जैव विविधता कम है। जैसे वहाँ पे एक ही प्रजाति की ज़्यादा मछली पाई जाएगी। जैसे हम एग्जाम्पल फेंकते हैं, जैसे आप वहाँ पे जाल फेंकोगे तो जाल के अंदर एक ही प्रजाति की क्या आएगी? मछलियाँ ज़्यादा आएगी। तो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगानी पड़ेगी किसमें? मछलियों को छांटने में एक्स्ट्रा आपको मजदूर नहीं लगाने पड़ेंगे, तो आपको मुनाफा ज़्यादा होगा। जबकि हमारे यहाँ क्या है, जब यहाँ जाल फेंकेंगे तो उस जाल के अंदर डाइवर्सिटी के कारण कछुए भी आ जाएंगे, मेंढक भी आ जाएंगे, अलग अलग टाइप की मछलियाँ भी आ जाएगी। तो उसमें क्या होगा, फिर आपका कहीं ना कहीं आपको अलग निवेश करना पड़ेगा, छटाई में आपको खर्च होगा। तो ये भी एक समस्या रहती है। ऐसे मतलब छोटी छोटी बातें आप यहाँ पे डाल सकते हो कि क्या क्या समस्या हम फेस करते हैं, उनका किस प्रकार समाधान हो सकता है। कई सारी चीज़ें आजकल आ गई है, तकनीकी समाधान हो गया है कि किस रीजन में ज़्यादा मछलियाँ पाई जाती है, तो वो उस पर भी हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा जल निकाय पर सीमित लोगों का अधिकार है, मोनोपोली है। जीवन निर्वाह एक मत्स्य कृषि है, मतलब हमारे यहाँ मत्स्य कृषि होती है। जैसे हमारे यहाँ कृषि भी जो होती है, ज़्यादातर ये होता है कि भरण पोषण के लिए होता है, ठीक है, उत्पादन के लिए उतना नहीं होता है। बहुत सारे तटीय क्षेत्र में अतिदोहन के कारण आप जानते हो कि मछलियों की प्राप्ति कम हो रही है। जैसे अक्सर देखा जाता है कि भारत और श्रीलंका के बीच में मछुआरों को लेकर काफ़ी विवाद होता है कि भारतीय मछुआरे श्रीलंका के क्षेत्र में चले जाते हैं, उनको पता नहीं लगता है, ठीक है। तो ऐसे भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद इससे जुड़े हुए विवाद है। तो ये इसकी बात हमने क्या किया, देखो यहाँ पे एक मैंने क्या किया, एक फ्लो चार्ट के माध्यम से सारा इसमें सब कुछ आ गया, फ्लो चार्ट पे आ गया, डायग्राम जो आना चाहिए था वो आ गया, और जो भी हमने अलग अलग आयाम पे बात की है उनके साथ मैंने डाटा भी दिया है, एग्जाम्पल भी दिया है, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, आप क्या करोगे, पैराग्राफ शैली में लिखोगे, कितने आयाम लिखोगे, कितने कितने स्पेस में कितने आयाम लिखोगे। मतलब परंपरागत ये शैली नहीं बची कि आप ना पैराग्राफ शैली में लिख के अच्छे नंबर ला सकते हो। मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसे राइटिंग में हो सकता है अभी भी, ऐसे राइटिंग में तो डिमांड ये रहती है कि आप पैराग्राफ शैली में लिखोगे ना। आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे हिंदी साहित्य या संस्कृत वगैरह सब्जेक्ट है तो उसमें भी पैराग्राफ शैली है, लेकिन यहाँ मेरे हिसाब से अब नहीं है। जीएस में ये स्कोप नहीं बचा है कि आप पैराग्राफ शैली में लिखोगे ना। तो मेरा अनुभव ये है कि पैराग्राफ शैली के बजाय ऐसा इनोवेशन करना चाहिए। देखो एक इनोवेशन और मैंने इसमें क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से करने की कोशिश की। यहाँ पे देखना, मैंने इंडिया का मैप दिखाया है और यहाँ पे इनलैंड और जो अपना सागर ओशियन जो मरीन है उसमें मैंने मत्स्य क्रांति का चित्र दिखाया है कि भारत में कहाँ कहाँ मत्स्य उत्पादन होता है। तो ये इनोवेशन हो गया, इससे बहुत फायदा मिलता है। आगे मैंने एक ग्राफ दिखाया, आप ग्राफ को ध्यान से देखना। मैंने नीली क्रांति को दिखाया कि जब नीली क्रांति को लॉन्च किया गया था 1980 के दशक में, 1985 के आसपास में, 7वीं पंचवर्षीय योजना में, वहाँ से लेकर इस ग्राफ के माध्यम से मैंने दिखाया कि कितना ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया है। डाटा यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, डाटा आप अपने हिसाब से दोबारा से कर लेना, ठीक है। कि लेकिन ग्राफ को देखो कि जैसे 1980 के दशक में हमारा इतना प्रोडक्शन था, लेकिन ग्राफ दिखा रहा है कि जब से नीली क्रांति हमने लॉन्च की है, और नीली क्रांति 2.0 भी 2019 में हमने लॉन्च की है, अभी हाल ही में चल रही है, उसके बाद में हमारा मत्स्य प्रोडक्शन या जो हमारी मतलब कह सकते हैं कि जल कृषि वगैरह, ये कितना इसमें फ़ायदा मिला है। इसमें आप ग्राफ में ये भी दिखा सकते हो कि अलग अलग समय में, जैसे 1980 के दशक में हम लेकर आए कौन सी FFDA संस्था बनाई हमने, फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी हमने बनाई है, जो कि मुख्य रूप से आंतरिक जो मत्स्य उत्पादन है उसको फोकस हमने किया है। दूसरी जैसे मेरिन फिशिंग वाला है, उसमें हमने MFDA बनाया है, मतलब मेरिन फिशिंग फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी हमने बनाई है। उसके बाद में राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड बनाया 2006 में, और अभी राष्ट्रीय आप जानते हो कि PM मत्स्य संपदा योजना को लॉन्च किया है। तो ऐसे करके मैंने एक इनोवेशन किया, एक डायग्राम में इनको डालने की कोशिश की। इसका निश्चित रूप से आपके मार्क्स पे फायदा मिलेगा। जैसे यदि आप जैसे किसी भी आप एग्जामिनर या किसी अपने दोस्त से या टीचर से कॉपी चेक कराते हो तो इसमें आपको पक्का +1 मार्क्स मिलेगा। यार फर्क पड़ता है, जैसे आप मुझे कोई कॉपी चेक करवाते हो, कोई क्वेश्चन चेक कराते हो, तो एक अलग फीलिंग आती है। एक बच्चे ने तो साधारण तरीके से लिखा है, एक ने आपने इनोवेशन करके लिखा है, तो निश्चित रूप से आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे। ये तो एक सिंपल सा फार्मूला है यार, क्योंकि सब ह्यूमन बींग होते हैं, एग्जामिनर भी ह्यूमन बींग होता है, वो निश्चित रूप से आपकी इस कला से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, ठीक है। बाद में क्वेश्चन के आगे डिमांड क्या थी, रणनीतियाँ बताओ कि नीली क्रांति से संबंधित इनमें सुधार क्या हो सकता है, इन रणनीतियों पर हमें चर्चा करनी चाहिए। चुनौतियाँ हमने देख ली, समस्या हमने देख ली, डायग्राम से प्रेजेंट कर लिया, आप समस्या को कैसे एड्रेस करेंगे, कैसे सुधार करेंगे उसमें, तो हमें क्या करना चाहिए। हमने ऊपर बहुत सारी ऐसी बातें की, उन्हीं का समाधान बताने की कोशिश करो कि किसानों की हमें क्षमता निर्माण करना है, कैसे करना है। मछुआरों को अच्छी तकनीक के हेतु संस्थागत ऋण और सब्सिडी हमें प्रोवाइड करनी है, जैसे PM मत्स्य संपदा योजना का ये काम हो सकता है, एग्जाम्पल ऐड कर दिया। इसके अलावा जो आंतरिक मत्स्य मतलब आंतरिक मत्स्य पालन है उसको हम बढ़ावा दे सकते हैं। मनरेगा और PM किसान सिंचाई योजना का हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे मैं अभी हाल ही की अपना एग्जाम्पल बताता हूँ कि जहाँ से मैं आता हूँ राजस्थान से, अभी हाल ही में हमने PM किसान जो सिंचाई योजना है इसके तहत हमने एक फार्म पॉन्ड बनाया है, ठीक है। सरकार इस पर 90,000 सब्सिडी देती है, और सब्सिडी के बाद में इसमें हम कई काम कर सकते हैं, ठीक है। और इसका क्या होना चाहिए था, जैसे फार्म पॉन्ड परंपरागत रूप से तो सिंचाई के काम आता था, लेकिन अभी क्या हो रहा है, इसको हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए यूज में लेंगे, खेत का जितना भी पानी होता है इसमें फार्म पॉन्ड में डालेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम मत्स्य उत्पादन भी इसमें कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही बहुत सारे गाँवों में मनरेगा के माध्यम से एक सामुदायिक तालाब या मतलब ऐसे तालाब खोदे जा सकते हैं जहाँ पे
मत्स्य उत्पादन किया जा सकता है। तो जो हमारी क्षमता है उसको हम कितना ज़्यादा यूज़ में ले सकते हैं, ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के माध्यम से आप ऐड करने की कोशिश करो, उसका बहुत फ़ायदा मिलता है। ठीक है, आगे जैसे चरम जलवायु घटनाएं, उनको समझना है। बहुत सारी समस्या आ रही है चरम जलवायु घटनाएं के कारण, आजकल ये होने लगा है। मौसम काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल रहा है, बारिश कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है, सूखा या बाढ़, ऐसी समस्याएं लगातार आ रही है। तो इसको भी समझना होगा हमें। मत्स्य पालन में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग आपको करना चाहिए। आईसीटी का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। जैसे जो मछुआरे हैं ना, या मछुआरा जो कम्युनिटी है, तो उनको क्या कर सकते हैं, जैसे जीपीएस है, ट्रैकिंग है, उनको पता होना चाहिए कि कौन सी जोन में मछली उनको प्राप्त होगी नहीं मिलती, उनके साथ ऐसे मैप साझा करने चाहिए। तो कहीं न कहीं सूचना प्रौद्योगिकी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अचानक मौसम खराब होता है तो उनके पास ऐसे मतलब जैसे हैम रेडियो हो गया, या आजकल मोबाइल सबके पास होता है, तो मोबाइल के माध्यम से उनके पास तुरंत सूचना पहुँचनी चाहिए कि चक्रवात जैसी समस्या आने वाली है। तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब तकनीकी का किस प्रकार मत्स्य उत्पादन में उपयोग कर सकते हैं, किस प्रकार मानव के विकास में तकनीकी काम आ सकती है, उसको भी हम यहाँ दिखा सकते हैं। इसके अलावा मछुआरों तक आधुनिक फिशिंग जो उपकरण होते हैं उनकी पहुंच भी आसानी से होनी चाहिए। यहाँ पे आप मीना कुमारी समिति के बारे में बता सकते हो, जो कि डीप सी फिशिंग से संबंधित है। ऐसी समितियाँ, ऐसी रिपोर्ट को आप अपने आंसर में ऐड करोगे तो आंसर की वैल्यू एडिशन हो जाएगा, अच्छा लगने लग जाएगा। इसके अलावा हमें केवल मत्स्य उत्पादन पर नहीं, जो भी और जलकृषि का आयाम है, मोती पालन हो गया, झींगा पालन हो गया, सभी उत्पादों पर हमें फोकस करना है। मछुआरों की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा के लिए हमें प्रावधान करना है, उनकी पेंशन की व्यवस्था करनी है, स्वास्थ्य के उनके लिए अच्छे मतलब प्रोग्राम हमें लाने चाहिए। जैसे अभी मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से ऐसे कार्यक्रम स्टार्ट किए गए हैं। इसके अलावा अनुसंधान विकास नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। महिला सशक्तिकरण बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप जानते हो कि भारत के अंदर महिला किसान बहुत ज़्यादा है। हमें यहाँ पे फोकस करना होगा किस प्रकार हम महिलाओं को सशक्तिकरण को आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सकते हैं, उनको एक संस्थागत ऋण के माध्यम से जोड़ सकते हैं, उनके डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप ऐसी चीज़ें बता सकते हो। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जैसे निष्कर्ष में हम ये बात बोलेंगे कि जैसे हमें 2022 में किसानों की आय को दुगनी करना है, हमें 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना है, ठीक है, आगे बढ़ना है। तो ये लक्ष्य तभी हम प्राप्त कर पाएंगे जब नीली क्रांति जैसा महत्वपूर्ण कदम पर हम ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। तो ऐसा पॉजिटिव आप एक क्या करोगे, एंड करोगे, ऐसे लगेगा कि आपका एक बहुत शानदार आंसर है। तो इस मॉडल आंसर को पढ़ना 250 वर्ड में 3 पेज में, वहाँ पे हमें खाली मिलते हैं यूपीएससी एग्जाम में 3 पेज में। कोशिश करना इनको ज़्यादा बड़ा नहीं करना, इनोवेशन के साथ में एंड करना। तो मैं आशा करता हूँ ये लेसन आपको निश्चित रूप से पसंद आया, निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके एक बार, जितने भी ये मतलब मॉडल आंसर वगैरह मैं शेयर करता रहता हूँ, आपको हिंदी माध्यम में इतना लाभ मिलने वाला है यार, मतलब मैं कह सकता हूँ, मैं खुद फील करता हूँ कि निश्चित रूप से इनिशिएटिव का फ़ायदा मिलेगा। तो लेसन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहना। और यदि आप मेरी इनिशिएटिव से ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ, ये इनिशिएटिव है जो ऊपर वाली, जो आप जाके देख सकते हो, मैंने अभी बताई थी। नंबर दिए हुए वहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट में आपको मिल जाएंगे, मेरी पोस्ट, या टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी यदि आपको ज्वाइन करना हो। हाँ, मैं सीट इतनी रखूँगा 25-30, क्योंकि मतलब काफ़ी लोग तो जुड़ चुके हैं, ज़्यादा सीट रखेंगे नहीं, ठीक है। जिनको जल्दी ज्वाइन करना हो तो मैसेज करना। थैंक यू।